हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव में। दिस इज जतिन सिंह और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम बेसिकली दो पॉइंट्स को कवर करेंगे। एक तो आपका प्रोसेस क्या है आपकी अकाउंटिंग करने की, सेकंड अकाउंटिंग के वो कौन से बेसिस है जो कि एक बिजनेसमैन फॉलो करता है। तो सबसे पहला पार्ट में हम समझने जा रहे हैं कि आपकी अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है। देखिए, मैंने आपको जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाई थी। करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को पढ़ाते टाइम मैंने कहा था कि ये कुछ आप इसको एज ए प्रोसेस भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको बुक में रिकॉर्ड किया, फिर उसमें से आपने फिर क्लासिफाई किया, फिर समराइज किया। ये भी तो एक आर्ट है, ठीक। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। क्या करने की? रिकॉर्ड करने की। हमने रिकॉर्ड किया ना, और फिर क्लासिफाई करने की और समराइज करने की। समराइज किन्हें करने की? जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होती है ना, कौन सी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं, और उनको हम किस में करते हैं? फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड है, और कौन सी टर्म्स में? मनी की टर्म्स में होनी चाहिए। और सब उसके बाद हम क्या करते हैं? उन्हें इंटरप्रेट करते हैं। उन्हें क्या करते हैं? इंटरप्रेटेशन करते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आया है, और लास्ट में हम क्या करेंगे? उन्हें कम्युनिकेट कर देंगे। तो ये थी आपकी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। और यहाँ से आपने क्या समझा? कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम में आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, आपसे फीचर्स पूछे, आपसे एट्रीब्यूट्स पूछे, या फिर आपसे प्रोसेस पूछ ले, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो भी आप इन सभी पॉइंट्स को सीरीज में एक्सप्लेन कर देंगे। तो देयर आर दी 6 पॉइंट्स जिसके अंदर हमने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझाया है। तो वो क्या प्रोसेस है, चलिए आज हम समझते हैं। कुछ पॉइंट वहां से सेम लगेंगे, आपको कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं आपकी प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पॉइंट में हमें कहा गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी अकाउंटिंग की शुरुआत वहां से होगी जहां पे आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी वो कौन सी ट्रांजैक्शंस है जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, और वो ट्रांजैक्शन क्या आपके बिजनेस से रिलेटेड है। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, कोई फर्नीचर खरीदते हैं, आप कोई मशीन खरीदते हैं, आप कोई लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, सब में पैसा इन्वॉल्व है। तो वो लैंड, वो बिल्डिंग, वो मशीन, वो फर्नीचर अगर आपने अपने बिजनेस के लिए ली है तो हम क्या करेंगे? अपनी ये जो अकाउंट की बुक्स है इसके अंदर उसको रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन अगर वो लैंड, वो बिल्डिंग, वो मशीन, वो फर्नीचर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए ली है, अपने वाइफ को गिफ्ट करने के लिए ली है, अपने किसी रिलेटिव्स के लिए खरीदी है, तो वो आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है। उसको हम हमारी बिजनेस की इस अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी, आपको पता चल गया बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, ये मेरी ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी इन्वॉल्व है। चलिए, ये पॉइंट आपका हुआ कंप्लीट। एक और बात याद रखनी है आपको सिर्फ ट्रांजैक्शंस को ही आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको यहाँ पे इवेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वो इवेंट्स है जिसमें मनी इन्वॉल्व है, और वो कौन से इवेंट्स है जो कि हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और हम उनको मनी की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं, मनी की टर्म्स में भी मेजर माप सकते हैं। देखिए, इवेंट्स तो बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके बिजनेस में आपने कोई फर्नीचर मशीन खरीदी थी और रात को चोरी हो गई, चोरी की वजह से चोर फर्नीचर भी ले गया, सारा मशीन भी ले गया। तो इसमें देखिए, आप इसको माप सकते हो ना कि मेरी ये जो घटना हुई, इस इवेंट हुई चोरी की वजह से, लॉस ऑफ थेफ्ट की वजह से मेरा कितना एक्चुअल में नुकसान हुआ। फर्नीचर आपने खरीदा था, आपको पता है वो चोरी हो गया, हाँ इतने रुपए का फर्नीचर खरीदा था, इतने रुपए की चोरी हुई। मशीन आपको पता, आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, मशीन चोर ले गया तो मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसको तो आप माप सकते हो। तो इन ट्रांजेक्शन और इन इवेंट्स को तो आप अपनी इस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपके कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जैसे कि स्ट्राइक, लेबर क्या कर दे? स्ट्राइक कर दे, या फिर लॉकडाउन लग जाए, या फिर आपके 2 अच्छे एम्प्लॉइज हैं, वो उन दोनों में फाइट होगी और एक अच्छा एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के चला गया, तो इसका आपकी जो जितनी भी प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी पे तो असर पड़ेगा। स्ट्राइक की वजह से काम रुक गया तो कितना एक्चुअल में आपको लॉस हुआ, वो 10-12 दिन जिस दिन काम नहीं हुआ, या लॉकडाउन लगने की वजह से आपका जो बिजनेस इतने दिनों तक बंद रहा, एक्चुअल में इस घटना की वजह से आपका कितना नुकसान हुआ, आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते मनी की टर्म्स में। तो इन इवेंट्स को क्या करना है? अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। ये स्टेप आप चैप्टर नंबर 1 में भी आपने इसको पढ़ा, आपने चैप्टर नंबर 2 में भी इसको पढ़ा, और आज आप चैप्टर नंबर 4 में भी इसको पढ़ रहे हैं। तो नया क्या, आज आपको नया क्या सीखने को मिल रहा है? चलिए आज आपको देखते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप
ये है जी वो न्यू स्टेप जो आज आप सीखेंगे। सेकंड है जी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने क्या किया, सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन की और आपने वो आइडेंटिफाई भी कर लिया कि वो क्या है, मनी की टर्म्स में। वो कौन सी ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स, आपने कोई मशीन खरीदी है, आपका कोई टेक्सटाइल का बिजनेस है और उसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, कोई मशीन खरीदते हो। अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर आप मशीन खरीदेंगे तो किसी न किसी से तो खरीदेंगे, तो आपने वो मशीन खरीदी है 2 लाख रुपए की। ये है स्टूडेंट्स आपकी वो टेक्सटाइल की कंपनी, और आपने जिससे मशीन खरीदी है ये है जी आपका वो सप्लायर। इस व्यक्ति से आपने 2 लाख रुपए की मशीन खरीद ली। चलिए जी, यहाँ इन्होंने हमें क्या दी, ये मशीन बेच दी, ये मशीन हमारे पास आ गई। लेकिन क्या खाली हमारे पास मशीन आया है, सिर्फ मशीन ही हमारे पास नहीं आई है, उसके साथ वो हमें कोई ना कोई इसका प्रूफ तो देंगे। तो वो क्या हो सकता है, वो जी आपका कोई बिल आएगा, आपको इनवॉइस मिल सकता है, आपको चेक, है ना, कुछ भी कैश मेमो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप मशीन खरीदेंगे तो मशीन के साथ मान लीजिए यहाँ पे हमें मिलता है एक बिल। ये क्या देंगे, हमें एक बिल देंगे, ये सप्लायर एक बिल देगा, बिल के ऊपर ये अमाउंट लिखी होगी कि कितने रुपए की वो मशीन थी। चलिए जी, अब देखिए आपके पास मशीन भी आ गई है, आपके पास अब ये बिल भी आ गया है। क्या अब आप इस ट्रांजैक्शन को अपने इस बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे? नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, नहीं करेंगे। अभी भी आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपने ये आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हाँ ये मेरी मशीन की ट्रांजैक्शन है, इसमें मनी इन्वॉल्व है, ये मैंने अपने बिजनेस के लिए ली है। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। लेकिन पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यहाँ पे आपको एक वाउचर भी बनाना होगा, एक वाउचर भी बनाना होगा। वाउचर कौन बनाएंगे? ये आप बनाएंगे, ये आपका बिजनेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेगा, आपका ये जो एक अकाउंटेंट है ये इस बिल को लेगा, इस बिल के साथ ये क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, एक वाउचर बनाएगा इस बिल के बेसिस पे। वाउचर क्यों बनाएगा? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो बिल आया है ना, हमें ये नहीं पता कि पेमेंट क्या पूरी हो चुकी है, आधी पेमेंट हमने की है, अभी पेमेंट के लिए हमने क्या चेक दिया है, या कौन सी वो आइटम है जिसके थ्रू ये पेमेंट की गई है। और हमें ये भी नहीं पता कि हमने जो ये पेमेंट की है, ये जो हमें बिल मिला है, इसमें किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है, किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, इसका अभी तक तो हमें पता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हमारे बिजनेसमैन ने, हमारे अकाउंटेंट्स ने ये निकाला कि हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे कोई भी, तो उसके साथ एक वाउचर बनाया करेंगे। हर ट्रांजैक्शन के साथ हमारा ये अकाउंटेंट क्या करेगा, ये जो बिल आया है, इस बिल को स्टूडेंट्स आप क्या कहेंगे? सबसे पहले इसका एक नाम है जिसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। इसका क्या नाम है? सोर्स डॉक्यूमेंट। आपको बिल मिले, आपको इनवॉइस मिले, आपको चेक मिले, आपको पे इन स्लिप मिले, आपको कैश मेमो मिले, इन सबको हम क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। ये प्रूफ है, ये सबूत है कि हाँ आपने एक ट्रांजैक्शन तो की है, आपने मशीन खरीदी। इसका क्या सबूत है? कल को कोई आपसे पूछ लेता है कि क्या सबूत है ये मशीन आपने खरीदी, आप कहते हैं ये देखिए जी ये बिल है मेरे पास, ये रहा सबूत, मैंने बिल, मेरे पास बिल है, ये सबूत है जी, चलिए चेक कर लीजिए। हाँ यहां से तो आपका वेरीफाई हो गया कि मशीन खरीदी है। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि किस अकाउंट को आपको डेबिट करना है और किस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। तो ये अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए ही स्टूडेंट्स हम क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं जी ये वाउचर। इसको कहते हैं VOUCHER। स्टूडेंट्स हमारा अकाउंटेंट एक वाउचर बनाएगा इस बिल के बेसिस पे। उसमें वो ये देखेगा कि आपको किस अकाउंट को तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और वो कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा वो इस वाउचर के अंदर क्या करेगा, उसको मेंशन करेगा। अब आप क्या करेंगे, आप इस बिल को लेंगे, इस वाउचर के लेंगे, इन दोनों को स्टेपलर कर देंगे और अपनी फाइल के अंदर रख देंगे। और इन दोनों के बेसिस पे ही आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपका पॉइंट नंबर 3 है रिकॉर्डिंग। यानी अपनी ये जो बुक है ना, इसके अंदर आप इस मशीन को खरीदने की ट्रांजैक्शन को अपनी इस बुक के अंदर क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। पॉइंट नंबर 3 रिकॉर्डिंग तब होगी जब आपको पहले तो कोई सोर्स डॉक्यूमेंट उसके सबूत के रूप में मिलेगा। जब आपने कोई ट्रांजैक्शन की, उस सोर्स डॉक्यूमेंट, उस सबूत के आधार पे, उस बिल के आधार पे आप क्या बनाएंगे, एक वाउचर बनाएंगे। उस वाउचर में आप ये देखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ये दोनों को आप स्टेपल कर देंगे, एक साथ इनको रख लेंगे एज ए प्रूफ के रूप में फ्यूचर के लिए। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, अपनी इस बुक के अंदर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। चलिए जी, अब बात आते हैं, ठीक है हमें ये पता चल गया ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड मतलब अपनी बुक के अंदर उसको लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, क्या प्रोसेस है स्टूडेंट्स?
जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी वैसे वैसे आप क्या करेंगे, इस बुक के अंदर रिकॉर्ड करते रहेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सुबह से लेके शाम तक, एक शुरुआत के पहले दिन से साल के और साल के आखिरी दिन तक जितनी ट्रांजैक्शन जैसे 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 वो होती गई वैसे वैसे आप उसको लिखते गए। जैसे आपने सुबह साल का पहली तारीख आपने अपनी शटर ओपन किया अपने शोरूम का, और आते ही आपने क्या किया, कोई सामान खरीदा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या किया, कोई सामान को आपने बेच दिया। उसके बाद आपको याद आया, अरे यार आज तो मेरे कुछ खर्चे हैं, मुझे बिजली का बिल देना है, आपका एक एक्सपेंस हुआ। जस्ट उसके बाद आपने फिर से क्या किया स्टूडेंट्स, अपना कोई सामान बेच दिया, गुड्स को बेच दिया। फिर आपको याद आया, नहीं नहीं मुझे तो बिजली का बिल भी देना था, मुझे तो सैलरी भी देनी थी, आपकी एक एक्सपेंस और हुई। फिर आपने स्टूडेंट्स क्या किया, लास्ट में फिर से आपने कोई गुड्स को खरीद लिया। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वैसे वैसे आप क्या कर रहे हैं, अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। किस तरीके से, यहाँ आपने मान लीजिए मशीन खरीदी थी तो आपने क्या किया, मशीन का बिल लिया, उसका वाउचर लिया, दोनों के बेसिस पे ही आपने क्या किया है, यहाँ पे इस बुक के अंदर इसको रिकॉर्ड किया है। जैसे ही वैसे ही सेल्स होगी, वैसे ही एक्सपेंस होगा। जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, हर ट्रांजैक्शन के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, एक वाउचर जरूर बनाएंगे। हर कंपनी, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट वाउचर्स प्रिपेयर करती है हर डिफरेंट ट्रांजैक्शन के लिए। जो भी ट्रांजैक्शन होगी वाउचर तो हर किसी में बनेगा ही बनेगा। बिना इसके आप अपने बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन सी ट्रांजैक्शन, जिसमें मनी इन्वॉल्व है और जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है। चलिए जी, यहां आप स्टूडेंट्स अब मुझे ये बताइए, जिस पहले बुक के अंदर सबसे पहले वो कौन सी अकाउंट की बुक है जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, उस बुक का नाम है स्टूडेंट्स जर्नल। तो इस बुक को हम क्या कहते हैं, इस बुक को स्टूडेंट्स हम कहते हैं जर्नल। चलिए जी, अब आपने जर्नल के अंदर ये जो पहली अकाउंट की बुक है उसके अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है जी स्टूडेंट्स आपका पोस्टिंग का। इन ट्रांजैक्शंस को स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे, आप ट्रांसफर कर देंगे एक नई बुक में जिसका नाम है जी आपका लेजर। क्या कहना चाहता है ये पॉइंट समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो जो ट्रांजैक्शन हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की गई ना, उन ट्रांजैक्शन को आपको ये देखना है कुछ ट्रांजैक्शन का नेचर सेम है या नहीं है। मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे ये जो परचेज है, यहाँ भी परचेज है, यहाँ भी परचेज है। देखो दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है। यहाँ भी देखो आपने सेल्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया इस बुक में, यहाँ भी सेल्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। इन सेल्स की ट्रांजैक्शंस का भी नेचर क्या है, बिल्कुल सेम नेचर की ट्रांजैक्शन। अब जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी स्टूडेंट्स, एक जैसी जो आपकी ट्रांजैक्शन होगी, उनके लिए आप क्या करेंगे, अलग से एक अकाउंट बना देंगे एक नई बुक में। जिस नई बुक में आप अकाउंट बना रहे हैं उसको कहते हैं लेजर। मान लीजिए ये सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो आप क्या करेंगे, एक सेल्स अकाउंट बनाएंगे इस तरीके से। और सेल्स अकाउंट के अंदर स्टूडेंट्स आप इस बुक, ये जो लेजर की बुक है, इसमें से क्या करेंगे, इन ट्रांजैक्शंस को इसके अंदर क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। तो आपने क्या की, इन ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग कर दिया, आपने इन ट्रांजैक्शंस को इस बुक में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया एक तरह से। उसी तरीके से आपने यहाँ पे परचेज कि आप अकाउंट बनाएंगे इसी बुक में, जो जो आपकी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी उनको आप इस बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। ये देखिए जी, ये आपका परचेज का ट्रांजैक्शन इस परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड हुई। ये यहाँ पे परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपने क्या की, अपनी इस बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। और इस बुक को स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आप इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस बुक का नाम है जी आपका लेजर। इस बुक को हम क्या कहेंगे, लेजर। यानी आपने परचेज की तो परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए अलग से क्या किया, परचेज अकाउंट बना दिया एक नई बुक में। अब देखिए लेजर, अब ये जर्नल में मान लीजिए आपने परचेज किया, सेल किया, एक्सपेंस किया, फिर परचेज किया, फिर परचेज किया, फिर सेल किया, सेल किया, सेल किया, एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, ऐसे बहुत सारी आपकी ट्रांजैक्शंस होती गई इस जर्नल की बुक में। अब मैं ये कहता हूं यार मेरे टोटल सेल्स मैंने कितनी की, तो अब यहाँ पे आपको टोटल सेल निकालनी, कैसे निकालोगे आप, पेज नंबर 1 पे मैंने सेल की थी, जोड़ो भाई, पेज नंबर 5 पे मैंने सेल्स की थी, टोटल करो भाई इसका, पेज नंबर 9 पे सेल्स। ऐसे तो नहीं करोगे ना, ये तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगी, बहुत ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी। तो प्रोसेस को इजी करने के लिए हमने क्या किया, अलग से एक अकाउंट बना दिया। और यहाँ जो जो ट्रांजैक्शन थी ना, एक बार आपने यहाँ लिखी,
उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद यहाँ आप पेज नंबर मेंशन कर दोगे कि लेजर के मान लीजिए 5 नंबर पेज पे हमने सेल्स अकाउंट बना रखा है, तो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को 5 नंबर पेज जो आप सेल्स अकाउंट बनाए उसके अंदर सारी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दोगे। तो इसलिए प्रोसेस को आसानी से हमें क्या करना है, इजी करने के लिए हमने क्या बनाया, यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाया। तो जहाँ पे हमने सारे अकाउंट्स की हमने क्या की, यहाँ पे बैलेंसिंग की है। क्या कहना चाहता हूं मैं समझिए, इसके लिए आपको समझना होगा पॉइंट नंबर 5। देखिए आपने चलिए यहाँ लेजर की बुक बना ली, लेजर में अपने ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट भी कर दिया। लास्ट स्टेप अब आप क्या करेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे, एक तो आपको बनाना है जी ट्रायल बैलेंस, एक तो आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस, दूसरा आप बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए ये क्या कहना चाहता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है पहले वो समझिए स्टूडेंट्स। ये देखिए सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट बन गया। अब सेल्स अकाउंट बनने के बाद आप क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड दोनों का बैलेंस चेक करेंगे और देखेंगे डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। यहां आपने बैलेंसिंग कर ली लेजर के अंदर, उस बैलेंसिंग के बेसिस पे वो जो डेबिट और क्रेडिट अकाउंट आपने चेक किया है उन साइड के बेसिस पे आप क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। लेजर के अंदर जो आपने अकाउंट बनाए थे उसमें आपने क्या किया था, बैलेंस चेक किया था, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों साइड का। उसके बेसिस पे जो भी आपकी साइड बनी है, जिसका भी बैलेंस ज्यादा आया है, जिसका भी बैलेंस कम आया, यानी डेबिट एंड क्रेडिट साइड के बेसिस पे आपने क्या बनाया, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया। तो स्टूडेंट्स अब ट्रायल बैलेंस में आप आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि क्या जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है उसमें कोई गलती तो नहीं रहेगी, ट्रांसफर में, पोस्टिंग के अंदर या बैलेंसिंग के अंदर अपने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हमने जब टोटल किया तो क्या उसमें कोई गलती तो नहीं रहेगी, क्या कोई ट्रांजैक्शन हमसे छूट तो नहीं गई, क्या हमने कोई ट्रांजैक्शन गलत, यहाँ तो हमने 1 लाख रुपए लिखे थे यहाँ 10,000 लिख दिए, क्या ऐसा तो नहीं हुआ है। तो ये सिचुएशन को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, कोई ओमिशन गलती ना रह जाए उसको चेक करने के लिए जिस चीज को हम बनाते हैं वो है जी आपका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में आप क्या बनाएंगे, एक तो आपने एक्यूरेसी चेक कर ली, इस ट्रायल बैलेंस की ही मदद से, इस ट्रायल बैलेंस की ही मदद से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसमें आप क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस की मदद से एक तो आप बनाएंगे जी आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक तो आप बनाएंगे स्टूडेंट्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड आप बनाएंगे जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना आया है, एक्चुअल में आपने कितना पैसा आपने प्रॉफिट के रूप में अर्न किया है या कितना आपको नुकसान हुआ, लॉस हुआ, वो किसके बेसिस पे पता चलेगा, ट्रायल बैलेंस की बेसिस पे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसकी मदद से ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब ये दोनों बन जाएंगे उसके बाद आप बनाएंगे जी बैलेंस शीट, इनकी मदद से ही स्टूडेंट्स क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। और बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स आपको क्या पता चलता है, ये हमें 3 चीजों के बारे में बताता है। सबसे पहले हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारी कितनी लाइबिलिटीज हैं और कैपिटल क्या है, बस पूंजी का हमें पता चल जाएगा किसके बेसिस पे, आपकी बैलेंस शीट की बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स ये थी जी आपकी प्रोसेस क्या है आपकी अकाउंटिंग की। यहां तक देखिए ये 5 स्टेप्स तो आपको अपने एग्जाम में लिखने ही लिखने हैं। मेरी तरफ से आप एक नेक्स्ट स्टेप 6 स्टेप भी आप जरूर लिख के आना, जिसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं जी कम्युनिकेशन। लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स आपका कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। मतलब ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, ये जो एसेट लाइबिलिटीज, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, आपका कितने खर्चे कितने एक्सपेंसेस, आप कम्युनिकेट कर देंगे वो यूजर्स, वो स्टेक होल्डर्स जिन्होंने या तो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है या जिनका आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ आपके बिजनेस से लेन देन है उनको आप क्या करेंगे, ये कम्युनिकेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स ये जानना चाहते हैं कि हम कितने सॉल्वेंट हैं, क्या हम दिवालिया तो नहीं है, क्या हमने जो
उन्होंने जो हमको उधार में सामान क्या किया, बेचा है, हमने उन क्रेडिटर से उधार पे सामान खरीदा है, क्या हम उनके क्या कहते हैं पैसे वापस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बैंक्स हमारी क्रेडिट वर्थीनेस जानना चाहते हैं कि हमने जितना भी उनसे लोन लिया है, क्या हम लोन के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट और जो ब्याज की पेमेंट है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉइज ये जानना चाहते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट होगा तो वो ये कह पाएंगे कि हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, हमें बोनस दीजिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो काहे की सैलरी, कहाँ का बोनस। ये बात आपको किस चीज के थ्रू पता चलेगा, उन जो आपके जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आपके कौन है, यूजर्स यानी स्टेक होल्डर्स, जिनका हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ स्टेक है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, वो पता चलेगा जब आप क्या बनाते हो जी, आप यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट बनाते हो, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब आप उनको कम्युनिकेट कर देंगे, यहाँ स्टूडेंट्स आपकी प्रोसेस अकाउंटिंग की क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस में सब शुरुआत आपने की आइडेंटिफाई करने से, एंड आपने किया जो इंफॉर्मेशन आपने क्या किया अपने बुक्स में रिकॉर्ड की है उसको कम्युनिकेट करने से। तो स्टूडेंट्स ये हाँ आपका ये जो चैप्टर नंबर 4 का ये जो फर्स्ट पार्ट है ये खत्म होता है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझाता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका नेक्स्ट टॉपिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव करने का सिर्फ एक है, वो है जी ये पता लगाना कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है एक एंटरप्राइज को, एक कंपनी को, जो कि उसने पूरे साल तक, पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जो उसने मेहनत की। एट द एंड ऑफ द ईयर उसको बस ये देखना है कि मेरा ये प्रॉफिट है, मेरा ये लॉस है। अब प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए स्टूडेंट्स वो कुछ बेसिस का यूज करती है, और उन्हीं बेसिस को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो वो बेसिस कितने टाइप्स के हैं आपको ये जानना जरूरी है। हमारे इस चैप्टर में स्टूडेंट्स कुछ बुक्स के अंदर तो 2 टाइप्स के आपको ये बेसिस बताए गए हैं अकाउंटिंग के प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए, कुछ बुक्स में 3 टाइप्स बताई गई है। तो हम तीनों को ही पढ़ेंगे। पहला जो बेसिस है स्टूडेंट्स वो है आपका कैश बेसिस, सेकंड है जी एक्रूअल बेसिस, थर्ड है आपका हाइब्रिड बेसिस। ये तीनों क्या है हम वन बाय वन चलिए समझते हैं विद एग्जांपल। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंट। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट बेसिस जो अब हम अकाउंटिंग की पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आपको गलती से भी रियल लाइफ में फॉलो नहीं करना, इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यानी जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इसको हमारी कंपनीज फॉलो नहीं करती। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है आपको पढ़ाने के लिए। चलिए क्या है ये बेसिस। इस बेसिस के अंदर स्टूडेंट सिर्फ हम जो कैश ट्रांजैक्शन, जितनी भी हमारे बिजनेस में क्या है कैश ट्रांजैक्शंस होंगे उनको ही रिकॉर्ड करेंगे। यानी अगर आपने किसी को उधार में सामान बेच दिया, क्रेडिट सेल किया, या आपने किसी से उधार पे सामान खरीद लिया, क्रेडिट परचेज किया, तो वो उधार वाली ट्रांजैक्शन आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी ही नहीं। आप तो सिर्फ जो आपने कैश में सेल किया, आपको जो पैसा कैश में आपकी पॉकेट में आया, या फिर आपने जो पेमेंट कैश में की, कैश में आपने जो भी परचेज किया और आपकी पॉकेट से कैश गया, आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब सीधा सीधा क्या ये ट्रू प्रॉफिट निकाल पाओगे आप इससे? नहीं निकाल पाओगे। अरे सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट वाली हम करेंगे ही नहीं, तो हमारा प्रॉफिट और लॉस तो सही आएगा ही नहीं। इसलिए स्टूडेंट्स हम इस बेसिस को क्या करते हैं हमारी अकाउंटिंग के अंदर फॉलो नहीं करते। ये बस आपको ये चैप्टर है तो आपको पढ़ाने के लिए है। चलिए जी इसके चलिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस बेसिस के। मैंने आपको जैसे बताया वो इनकम, अगर आपको स्टूडेंट्स कोई ऐसी इनकम हुई है जो कि आपको क्या हो सिर्फ कैश में मिली है, यानी आपको अगर आपकी पॉकेट में कैश आया है तो आप उसको तो अपनी बुक्स में क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। वही वो खर्चे जिनको आपने स्टूडेंट्स एक्चुअल में पे किया है कैश में, उनको भी आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि क्या है अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी बकाया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब मान लीजिए कि आपको अपने एम्प्लॉय की सैलरी देनी थी, जनवरी का महीना है उसमें उसकी सैलरी मिलनी चाहिए थी, महीना आ गया फरवरी का, अभी तक उसकी सैलरी उसको मिली नहीं, आपने अभी तक उसकी सैलरी उसको दी नहीं, तो वो जो खर्चा है, वो जो आपका सैलरी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कहलाएंगे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो अभी भी आपके सिर पे बकाया है, अभी भी खड़े हुए हैं। तो उन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमारी बुक्स में किस बेसिस को फॉलो करते हुए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। आप कब रिकॉर्ड करेंगे? जब वो उसकी सैलरी आप दे देंगे, तब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे।
जब तक उसकी सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तब तक रिकॉर्ड नहीं करना। जब आप एक्चुअल में कैश पे कर देंगे उसकी सैलरी के लिए, तब आपको क्या करना है, उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। सेकंड है जी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने मोबाइल रिचार्ज करवाना है, तो मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए आप क्या करते हैं, एडवांस में 3 महीने की पेमेंट कर देते हैं कंपनी को, और नेक्स्ट 3 मंथ आप क्या करते हैं, डाटा यूज करते हैं। कंपनी को तो पैसे आपने एडवांस में दे दिए ना, तो वो जो खर्चे हुए आपके, वो क्या कहलाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहां भी इन एक्सपेंसेस को भी स्टूडेंट्स आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, जो कि आपने क्या किया है, एडवांस में ही कर दिए हैं। थर्ड, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब वो इनकम है स्टूडेंट्स जो तो आपने कमा तो ली है, जो कि कमा तो ली है, अर्न तो कर ली है, लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है, अभी तक रिसीव नहीं हुई। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ के गया जनवरी के महीने में, जनवरी का महीना खत्म हो गया, फरवरी का महीना आ गया, लेकिन अभी तक उसने मुझे जनवरी के महीने की फीस नहीं दी। तो वो जो जनवरी के महीने में जो फीस मैंने कमा तो ली है, देखो फीस तो मेरी बनती है, कमा तो मैंने ली है, मैंने उसको ट्यूशन तो पढ़ाया, लेकिन अभी तक मुझे मिली नहीं है, तो वो जो मेरी फीस होगी, वो जो मेरी इनकम होनी चाहिए, उसको मैं कहूंगा एक्रूड इनकम। वही एक है जी आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब स्टूडेंट्स, वो जो जनवरी के महीने में कोई बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया, वो मुझे जनवरी की भी, फरवरी की भी, मार्च की भी 3 महीने की फीस जनवरी के महीने में ही एडवांस में दे दी। यानी वो इनकम स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, एडवांस में मुझे मिल गई। अभी तक मैंने उसको पढ़ाया नहीं है फरवरी और मार्च के महीने का, लेकिन फीस मुझे जनवरी के महीने में मिल गई। तो वो जो मेरी इनकम है, वो कहलाएगी जी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो स्टूडेंट्स, ये जो 2 इनकम्स हैं, इनको भी स्टूडेंट आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। जब आप क्या फॉलो करेंगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनको रिकॉर्ड नहीं करना। एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनको भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए। तो रिकॉर्ड किनको करें, बस जो कैश ट्रांजैक्शन हुई, इंस्टेंट कैश गया, कैश आया, रिकॉर्ड कर दी। जो आउटस्टैंडिंग है, कल देंगे, परसों देंगे, उधार पे सामान खरीदा है, 4 महीने बाद देंगे, 5 महीने बाद देंगे, सेल कर दी, 8 महीने बाद मिलेंगे पैसे, नहीं करनी रिकॉर्ड। बेशक कर दी हो आपने उधार में, बेशक सेल उधार पे कर दी हो, बेशक आपने उधार में परचेज कर लिया हो, रिकॉर्ड नहीं करना। क्रेडिट वाली तो गलती से भी रिकॉर्ड नहीं करनी, सिर्फ कैश वाली रिकॉर्ड करनी है। अगर आप कैश वाली रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट वाली रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो आपका प्रॉफिट कैसे आएगा, सही प्रॉफिट तो नहीं आया। वो जो प्रॉफिट है, वो आपका ट्रू प्रॉफिट, ट्रू लॉस शो नहीं करता। इसलिए स्टूडेंट्स, हम इस बेसिस को हमारी अकाउंटिंग में प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए फॉलो नहीं करते। ये बस थियोरेटिकल है, आपके सिलेबस में आया है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। चलिए स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल से आपको समझाता हूं कि क्या ये बेसिस कहना चाहता है। स्टूडेंट्स, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे आप अपने ट्रांजैक्शंस को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और अपना प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर रवि, ये बिजनेसमैन है, और हमें इनके बारे में ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस जो इन्होंने की है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। और ये इन्होंने कब तक की है, ये की है जी 31 मार्च 2022 तक की। तो इस साल में इन्होंने ये ट्रांजैक्शन की है, और एग्जामिनर हमसे कहता है कि आप बताइए कि इनको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है अगर वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। तो चलिए निकालते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं उनकी ट्रांजैक्शंस की। पहली ट्रांजैक्शन उन्होंने कैश सेल्स की है 5 लाख रुपीस की। कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए, रेवेन्यू साइड में इनको रेवेन्यू हुआ ना, अगर वो कैश में सेल्स करेंगे तो उनके बिजनेस में पैसा आएगा। तो कैश सेल्स है उनकी 5 लाख रुपीस की, इसको हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर देंगे। सेकंड है जी क्रेडिट सेल्स। देखिए, बेशक ये ट्रांजैक्शन हुई है, बेशक उन्होंने उधार में सामान बेचा है, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो कैश बेसिस के ऊपर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के केस में स्टूडेंट्स, हम क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। तो बेशक ये हुई है, हाँ उन्होंने उधार पे सामान बेचा, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। चलिए, इसको अवॉइड कर दो। थर्ड है कैश परचेजेस। कैश में परचेज किया, मतलब उनके खर्चे हुए कितने रुपए के, 4 लाख रुपए के। तो यहां आप करेंगे ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, कैश परचेजेस। ये कितने रुपए की है, ये है जी इनकी 4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए। चलिए रिकॉर्ड कर दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, ये है जी क्रेडिट परचेज। वही बेशक उधार में सामान खरीदा हो, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन
इस बार स्टूडेंट्स उन्होंने सैलरी पे की है 40,000 रुपीज, यानी कि कैश में सैलरी दी है। सैलरी पे करेंगे तो उनके खर्चे होंगे, तो यहाँ आप इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए। सैलरी पेड, कितने रुपए दिए हैं उन्होंने सैलरी के लिए? 40,000 रुपीज, ये पैसा उनके पास से गया है। चलिए नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अरे मैंने देखो अभी बताया था ना आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, इनको तो हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते ही नहीं हमारी बुक्स में, तो ये ट्रांजैक्शन भी आपको रिकॉर्ड नहीं करनी। फिर है जी इनकम रिसीव्ड, कितना पैसा आपको कैश के रूप में मिला है? 50,000 रुपए, तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए। इनकम रिसीव्ड, यहाँ मिले हैं जी आपको 50,000 रुपीज, तो 50,000 रुपए से आप क्या करें इसकी एंट्री कर दीजिए। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अब है एक्रूड इनकम। वही एक्रूड इनकम को भी हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते जब हम किस बेसिस को फॉलो करेंगे? कैश बेसिस को। तो इस ट्रांजैक्शन को भी आप क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। बेशक आपकी इनकम एक्रूड है, लेकिन इसको आपको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। तो चलिए निकालते हैं उनका कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। तो सबसे पहले देखिए उनको टोटल रेवेन्यूज कितने हैं, आपको वो निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल रेवेन्यू कितने हुए यहाँ उनको? 5 लाख प्लस 50,000, ये हुए जी टोटल 5,50,000, 5,50,000 रुपए क्या हुए उनको टोटल रेवेन्यू, ये तो हुई है उनको कमाई। चलिए जी ये है जी हमारा पार्ट ए, ठीक है। अब देखिए टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए? 4 लाख रुपए की तो हमने गुड्स कैश में खरीदी है और सैलरी दी है 40,000 रुपए, तो टोटल उनके एक्सपेंसेस हुए हैं स्टूडेंट्स 4,40,000, 4,40,000। चलिए जी ये है जी पार्ट बी। अब देखिए अब आपको क्या कहा है एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कि बताओ उनको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे? जब आप अपने रेवेन्यूज में से अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको लेस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप निकालते हैं हम नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट के लिए स्टूडेंट्स आप करेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो 5,50,000 में से स्टूडेंट जब आप 4,40,000 लेस कर देंगे तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा? आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो कितना आया प्रॉफिट हमारा? आया जी यहाँ पे 1,10,000, तो यानी 1,10,000 पे प्रॉफिट स्टूडेंट्स उनका आया है। अगर वो किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। तो यहाँ इनका जो प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 1,10,000। हालांकि ये ट्रांजैक्शंस भी उनके बिजनेस में हुई है, लेकिन इनको हमने हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। तो यानी ये जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला है ना, इस पे कोई विश्वास नहीं करेगा, ये रिलायबल नहीं है। हम इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को इसीलिए हम हमारी बुक्स में फॉलो ही नहीं करते। ये तो बस आपको आपके चैप्टर में आया है थ्योरी में और मैंने आपको पढ़ाने के लिए, बस आपको समझाने के लिए समझा दिया। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी आपका एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए ये वो बेसिस है अकाउंटिंग का जिसको रियल लाइफ में हमारी कंपनीज, हमारी एंटिटीज, हमारी फर्म्स फॉलो करती हैं और जिसको आपको जब आप भविष्य में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपको भी यही बेस फॉलो करना है। ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? अनलाइक कैश बेसिस, ये कहता है कि आप कैश ट्रांजैक्शंस को भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करो और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करो। कैश बेसिस में सिर्फ हम इसको ही रिकॉर्ड करते थे, लेकिन यहाँ हम कैश वाली को भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट वाली को भी रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। यानी कि अगर स्टूडेंट्स आपको कोई इनकम हुई है तो आप उस इनकम को उसी टाइम रिकॉर्ड कर देंगे अपनी बुक में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको उसके बदले कैश मिला है या कैश नहीं मिला है। जैसे ही आपने कोई ट्रांजैक्शन की, आपको लगता है उससे मुझे इनकम होगी, आप अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर दोगे। आपने उधार में सामान बेचा, आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दोगे। 10,000 की आपने क्रेडिट सेल की, उसी दिन उसी टाइम आप क्या करेंगे? अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। बेशक वो 4 महीने बाद आपको पैसे दे, लेकिन रिकॉर्ड आपको उसी टाइम करना है जिस टाइम आपने उसको उधार पे बेच दिया। ठीक वैसे ही स्टूडेंट्स अगर आपका कोई खर्चा, जैसे ही आपका क्या हो, कोई एक्सपेंस हो, तो आपको उसी टाइम उसको अपनी बुक
बुक में रिकॉर्ड कर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको पे किया है या उसको पे नहीं किया है। जैसे ही कोई एक्सपेंस क्या हुआ, इनकर्ड हुआ एक्सपेंस, आपको लगा ये मेरे सिर पे खर्चा आ गया, आपने बेशक उसकी पेमेंट नहीं की अभी तक, लेकिन आपको बुक्स में उसी टाइम रिकॉर्ड करना है जिस टाइम पे क्या हुआ वो एक्सपेंस आपका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्टूडेंट्स आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अगर आपको कोई ऐसी एक्रूड इनकम है या फिर आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ये चारों ही केसेस आपको क्या करने हैं अपनी बुक्स के अंदर। ये इनकम और ये एक्सपेंसेस आपको अपनी बुक्स के अंदर जैसे ही ये होती हैं वैसे ही आपको अपनी बुक्स के अंदर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड कर देनी है। इनकी ट्रांजेक्शंस को आपको अपनी बुक्स के अंदर मेंशन कर देना है। इसी बेसिस की वजह से ये जो एक्रूअल बेसिस है, इसी वजह से स्टूडेंट्स आप ये जो वर्ड आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंसेस से पहले, ये जो वर्ड प्रीपेड है एक्सपेंसेस से पहले, ये जो वर्ड इनकम से पहले आपका एक्रूड है, और ये जो वर्ड इनकम के बाद रिसीव्ड इन एडवांस है, ये जो आपके प्रीफिक्स और ये जो सफिक्स आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, ये इसी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की वजह से मिल रहे हैं। क्योंकि आपका जो कैश बेसिस था उसमें तो सीधा सीधा मतलब है या तो हमें इनकम होगी या फिर हमें एक्सपेंसिव होगी, वहां आउटस्टैंडिंग क्या, प्रीपेड क्या, एक्रूड क्या, रिसीव्ड इन एडवांस, इसका कोई चक्कर ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे है, ये रियल लाइफ की सिचुएशन है, रियल लाइफ में इसी तरीके से बिजनेस होता है, ये ऐसे ही आपकी ट्रांजैक्शंस होगी और इसी वे में आप अपनी ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इसका एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं क्या ये बेसिस है। स्टूडेंट्स, इस बार मिस्टर रवि ने जो मेथड यूज किया है वो है जी आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। तो चलिए इसमें निकालते हैं कि क्या उनका नेट प्रॉफिट और लॉस रहेगा अगर वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है जो हमने कैश बेसिस में लिया था, वही ट्रांजैक्शंस हम इसमें रिकॉर्ड करके देखते हैं कि कितना प्रॉफिट में फर्क आता है दोनों ही केसेस में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ट्रांजैक्शन कैश में जो उन्होंने गुड्स बेची है वो है जी आपकी 5 लाख रुपीज की। तो कैश सेल्स की पहली ट्रांजैक्शन आप रेवेन्यू साइड रिकॉर्ड करेंगे 5 लाख रुपीज की। क्रेडिट पे जो उन्होंने गुड्स बेची है वो भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में तो कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। ये है जी आपकी 2 लाख रुपीज की। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कैश में जो उन्होंने गुड्स को खरीदा वो है 4 लाख रुपए की। तो यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए एक्सपेंसेस में, क्योंकि जब भी आप कोई चीज खरीदेंगे तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, आपके खर्चे होंगे। तो उन्होंने कैश परचेज कितने रुपए का किया है, ये है जी 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें कहा गया क्रेडिट पे भी उन्होंने कुछ सामान खरीदा है, और वो कितने अमाउंट का, वो है जी आपका 1,50,000, यानी क्रेडिट परचेजेस जो इस बार हुई है उनकी वो है जी 1,50,000। क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस है इसलिए हम क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को भी इसमें रिकॉर्ड करते हैं। चलिए जी कर दी। नेक्स्ट स्टूडेंट, सैलरी पे की है 40,000 रुपीज की। सैलरी पे की मतलब एक्सपेंसेस हुए, तो यहाँ पे स्टूडेंट सैलरी पेड कितने रुपए, 40,000 रुपए। चलिए जी रिकॉर्ड कर दीजिए। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, इस बार स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10,000 रुपीज की। एक्रूअल बेसिस में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम, इन सबको रिकॉर्ड करते हैं जब हम क्या फॉलो करेंगे, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। तो यहाँ आपको ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी स्टूडेंट्स कितनी है आपकी, ये है जी अभी 10,000 रुपीज। तो चलिए रिकॉर्ड कर दीजिए 10,000 रुपीज एक्सपेंसेस के। इनकम कितनी मिली है आपको, 50,000 रुपए इनकम हुई है, तो रेवेन्यू साइड रिकॉर्ड करेंगे हम। इनकम रिसीव कितनी, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। चलिए जी। और इनकम, एक्रूड इनकम, यानी इनकम आपने कमा तो ली, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इसको ही तो हम क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम कहते हैं। तो एक्रूड इनकम है आपकी 20,000 रुपीज की। तो चलिए इसको भी रिकॉर्ड करेंगे हम, क्योंकि हमने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया है, तो हम एक्रूड इनकम को हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये है जी आपकी 20,000 रुपीज की। चलिए जी, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन हुई कंप्लीट। अब देखते हैं इनको क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चलिए सबसे पहले रेवेन्यू साइड को टोटल करेंगे। चलिए जी, क्या टोटल आया हमारा रेवेन्यू साइड्स का, 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000, ये हुए जी आपके 7,70,000। तो टोटल रेवेन्यू स्टूडेंट्स मिस्टर रवि को जो हुआ है वो हुआ है जी 7,70,000 का। चलिए उनके खर्चे देखते हैं टोटल कितने हुए हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस जो स्टूडेंट मिस्टर रवि को हुए हैं 4 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 5, ये हुए जी उनको
6 लाख रुपीस की, 6 लाख रुपए के स्टूडेंट्स उनको क्या हुए हैं, टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं। तो बस अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में स्टूडेंट जितने रेवेन्यू है उसमें से अगर आप क्या करेंगे, उनके खर्चों को, एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो A माइनस बी यानी 7,70,000 में से जब आप 6 लाख रुपए को लेस कर देंगे तो आपका कितना नेट प्रॉफिट आया स्टूडेंट्स, ये आया जी आपका 1,70,000 रुपीज। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में स्टूडेंट्स प्रॉफिट आया है 1,70,000 रुपए। लेकिन जब मैंने आपको अभी प्रीवियस बताया था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था, तब प्रॉफिट आया था 1,10,000 रुपए। इसलिए हम उस बेसिस को फॉलो नहीं करते। ये है वो रियल बेसिस जिसको हमारी कंपनीज फॉलो करती है। आप अगर बिजनेस करेंगे तो आपको यही एक्रूअल बेसिस को फॉलो करना है। ये आपका रियल ट्रू प्रॉफिट और लॉस का अगर आपको पता लगाना है तो आप एक्रूअल बेसिस के थ्रू ही पता लगा सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब जो लास्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी आपका हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स ये जो बेसिस है आपके अकाउंटिंग का, ये बना है आपके कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस दोनों की प्रॉपर्टी को मिक्स करके। यानी क्या है, ये है मिक्सचर ऑफ आपके कैश बेसिस का और एक्रूअल बेसिस का। चलिए कौन सी प्रॉपर्टीज इसने कैश बेसिस की ली है और कौन सी इसने एक्रूअल बेसिस की ली है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसने कैश बेसिस के आधार पे कहा है कि आपको जितने भी रेवेन्यूज और एसेट्स वो तो आपने अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है कैश बेसिस को फॉलो करते हुए। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर आपको क्या हुआ है स्टूडेंट्स, कोई भी एक्रूड इनकम हुई है, अगर स्टूडेंट्स आपकी इनकम क्या है, एक्रूड है, तो उसको तो आपको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। इसको आपको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। आपको सिर्फ उन्हीं इनकम को, उन्हीं रेवेन्यूज को, उन्हीं एसेट्स को आपको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है तो आपको कैश में रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ऑन द अदर हैंड अगर वो खर्चे, कोई ऐसा एक्सपेंसेस या फिर कोई लाइबिलिटीज जो कि आपने अगर एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड की थी, वो आपको क्या करना है, हाइब्रिड बेसिस के अंदर भी उनको रिकॉर्ड करना है। यानी कि अगर स्टूडेंट्स आपको क्या हुई है, कोई ऐसी आपकी एक्सपेंसेस है जो कि अभी तक भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, यानी जितने भी स्टूडेंट्स आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनको तो आप क्या करेंगे, अपनी इस हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्रूड इनकम है उसको आपको अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देना, रिकॉर्ड कर देना, क्योंकि ये तो एक्रूअल बेसिस के ऊपर डिपेंड करती है ना। यहाँ कैश बेसिस में हम इनको रिकॉर्ड नहीं करते। अब बात आई कि इस बेसिस को, हाइब्रिड बेसिस को फॉलो कौन करता है। देखिए वैसे तो बहुत रेयर है, इसको बहुत रेयर फॉलो करना होता है, फिर भी जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स कौन कौन, जैसे आपके डॉक्टर्स, जैसे आपके लॉयर्स, ये इस हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। किस लिए, ताकि वो क्या बना सके, वो बना सके जी आपका रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें स्टूडेंट्स वो अपनी नेट इनकम कितनी हुई है ये जानना चाहते हैं। अब ये रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, ये आप थोड़े से बड़े हो जाओ फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए ये था आपका हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कई बार 1-2 नंबर में पूछ लेगा आपको, तो ये एक्सप्लेन कर देना। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी आपका डिफरेंस क्या है आपके कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और आपके एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इसमें जो बताया गया वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस में जिसमें क्या हो, कैश इन्वॉल्व हो, सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी। वहीं एक्रूअल बेसिस में आपकी कैश ट्रांजैक्शंस भी और आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों ही आपकी क्या होंगी, रिकॉर्ड होंगी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, लॉ। देखिए कानून के हिसाब से कंपनीज एक्ट, जो हमारा कंपनीज एक्ट है हमारे देश इंडिया में, कंपनीज एक्ट 2013, इस एक्ट को, यह जो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इसको मान्यता नहीं देता, ये उसके अंदर रिकॉग्नाइज नहीं है। हालांकि ये जो आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। कंपनीज एक्ट 2013 जो आपको बेसिस फॉलो करने के लिए कहता है वो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स आपका ट्रू प्रॉफिट और लॉस। ऑब्वियस सी बात है इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस तो इंक्लूड होंगे ही नहीं, तो जो आपको प्रॉफिट और लॉस जो भी इसमें दिखाया गया है वो सही नहीं है।
वो ट्रू प्रॉफिट और लॉस नहीं है। इसमें दोनों ही कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शंस आपकी इंक्लूड होती है, इसलिए इसमें स्टूडेंट जो आपको प्रॉफिट दिखाया जाता है वो बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट है जी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये चारों के चारों आइटम स्टूडेंट्स आपके कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें तो सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, वहीं इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। इसलिए जो आपके ये एक्रूअल, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये 4 आइटम्स वो सभी के सभी आपके एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं आपकी बुक्स के अंदर। चलिए लास्ट इसका जो डिफरेंस है वो है इसकी सुटेबिलिटी, मतलब ये कौन इस बेसिस को फॉलो करता है। कैश बेसिस को स्टूडेंट्स बेसिकली प्रोफेशनल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, जैसे कि आपके लॉयर्स, जैसे कि आपके डॉक्टर्स। ये किस लिए फॉलो करते हैं? ताकि ये आप उनका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सके और नेट इनकम को डिटरमाइन कर सके। वहीं पे एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हैं आपकी बिजनेस एंटरप्राइजेस, और ये रियल वर्ल्ड में यही बेसिस फॉलो किया जाएगा। और इस बेसिस को फॉलो करने का कारण क्या है कि आपको क्या मिल सके, ट्रू प्रॉफिट और लॉस आप निकाल सके। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए, ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए जिस बेसिस को फॉलो किया जाएगा वो है जी आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक बात याद रखना, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो आपकी हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये जो आपके प्रोफेशनल्स हैं वो उसको भी फॉलो करते हैं। यानी हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में भी हम किस बेसिस को फॉलो करते हैं, आपके कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के फीचर्स को। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये जो लॉयर्स और ये जो डॉक्टर्स हैं ये हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को भी फॉलो करते हैं प्रोफेशनल्स, और ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को भी फॉलो करते हैं। और रियल वर्ल्ड में ये आपको फॉलो नहीं करना अगर आप बिजनेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। या अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। आप इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई क्वेश्चन हो, कुछ सजेशन हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।